हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक मैकेनिकल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यह सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। ये मेरा आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। तो आज मैं आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ऊर्जा हमें किस किस स्रोतों से, किन किन स्रोतों से मिलती है, ठीक है ना। जैसे अभी हमें बिजली बनानी है, तो बिजली बनाने के लिए हम किस ऊर्जा का मतलब उसे हम बिजली किन के द्वारा हम बनाते हैं। जैसे कोयले को हम क्या करेंगे, कोयले को जलाएंगे, जलाने के बाद पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसका भाप बनाएंगे, उस भाप के द्वारा क्या करेंगे, हम टरबाइन को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। तो इन सब के बारे में हम जो है जितने भी है टॉपिक है, तो इस चैप्टर में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना, ऊष्मागतिकी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऊष्मागतिकी होती क्या है, ठीक है ना। जैसे ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें केवल ऊष्मा के कार्य में बदलने या कार्य के ऊष्मा में परिवर्तित होने की विवेचना करता है या विवेचना किया जाता है, ठीक है ना। ये विवेचना है। ऊर्जा का अर्थ होता है कार्य करने की क्षमता। देखिए, अगर ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, अगर हमारे पास ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कोई इंजन है, अब इस इंजन में, ठीक है ना, अगर ऊर्जा ना दी जाए तो ये काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है ना। तो यानी हम ये बोल सकते हैं जहाँ पे ऊर्जा वहीं पे कार्य, बिना ऊर्जा के कार्य संभव नहीं है, ठीक है ना। ऊष्मागतिकी ऊष्मा तथा कार्य में संबंध बनाता है। यानी जो ऊष्मागतिकी है, यानी इसका मतलब ही होता है, ऊष्मागतिकी का मतलब होता है ऊष्मा तथा गति, ठीक है ना, ऊष्मा तथा गति, ठीक है ना। अगर हम किसी भी पदार्थ में या किसी भी निकाय में, निकाय का मतलब होता है निकाय का मतलब होता है तंत्र। किसी भी तंत्र में अगर हम ऊष्मा देंगे वो तभी गति करेगा, यानी ऊष्मा जब तक नहीं देंगे गति नहीं करेगा। आज तक जितने भी इंजन बने हैं, जितने भी तंत्र बने हैं, बिना ऊष्मा के वो चल ही नहीं सकते। जैसे हमारा भाप इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जब तक उसमें ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगा, यानी जलने के बाद, उसके दहन के बाद जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो बिना ऊष्मा के वो चल ही नहीं सकते। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या काम करना, तो बिना ऊष्मा के ये संभव नहीं है, ठीक है। अब अगला है हमारा ऊष्मागतिकी विज्ञान प्रकृति के दो सामान्य नियमों पर आधारित है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि सभी प्रकार की ऊर्जाओं के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, का ऊष्मागतिकी विज्ञान कहलाता है। या ऊष्मागतिकी का अध्ययन हम तभी करेंगे जब हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित करेंगे, ठीक है ना। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तो दो ही होते हैं, ठीक है ना। मुख्यतः हमारे यही दो हैं, प्रथम और द्वितीय, और इन्हीं से उत्पन्न हुआ है हमारा ये तीसरा ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ठीक है। अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में अभी आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा, 9th में पढ़ाया होगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है ना। तो बस सेम वही है ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पढ़िए आप, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि ऊष्मा न तो उत्पन्न होती है, न ही नष्ट होती है, बल्कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदली जा सकती है, ठीक है ना। यह नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा की जानकारी या सूचना नहीं देता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने पदार्थ होते हैं उनकी एक आंतरिक ऊर्जा होती है, ठीक है ना। जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी एक आंतरिक ऊर्जा होती है। उस आंतरिक ऊर्जा को जब तक वो नहीं ग्रहण करेंगे तब तक वो कोई कार्य नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई इंजन है,
ठीक है ए। अब इस इंजन में अगर हम उष्मा देंगे, ये तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक इसका आंतरिक ऊर्जा, जब तक ये आंतरिक ऊर्जा यानी इसके अंदर जो पार्ट लगे हुए हैं, यानी इसके अंदर जो आंतरिक कण होंगे, यानी इनके जो कण होंगे, अणु होंगे, ये जब तक अपने लिए ऊर्जा ना ग्रहण कर लें तब तक ये कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है ना। जैसे कल्पना करिए कि मान लीजिए कोई दीवार है, अगर दीवार को हम अगर उष्मा देंगे तो क्या इस दीवार से हमें तुरंत उष्मा मिलेगी? तब तक नहीं मिलेगी जब तक इस दीवार के कण स्वयं ऊर्जा को अपने अंदर समाहित ना कर लें। उसके बाद ही ये क्या करेंगे, उष्मा को बाहर निकालेंगे या उष्मा के जो ग्रहण किए हैं उसको क्या करेंगे, कार्य के रूप में परिवर्तित करेंगे। जैसे हमारा रूम होता है, देखिए जब सूर्य की रोशनी आती है तो हमारा दीवार गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जब इसके अणु, आसपास के अणु जो होते हैं, ये अंदर अपने अंदर ऊर्जा को समाहित कर लेते हैं, तब जाके ये क्या करेंगे, धीरे धीरे उसी उष्मा का क्या करेंगे, यानी बाहर क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। ठीक है ना। वही यहाँ पे बताया गया है, कहा जा रहा है कि क्यों जो है, क्यों किसी वस्तु को दी गई उष्मा है, क्यों किसी वस्तु यानी तंत्र, ये कोई वस्तु है ए। अब ये इस ए को हम क्या कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, यानी उष्मा दे रहे हैं। ठीक है। अब कह रहा है निकाय की आंतरिक ऊर्जा, जो हमारा डेल्टा यू है, इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा है, यानी इसके अंदर जब तक ऊर्जा यानी उष्मा दी जाएगी तो जितनी ऊर्जा दी जाएगी, मान लीजिए 100 जो हम उष्मा दे रहे हैं 100 दे रहे हैं, ठीक है ना, 100 दे रहे हैं, 100 जूल दे रहे हैं, तो ये लगभग 20 जूल या 15 जूल तक ये अपने अंदर समाहित करेगा। उसके बाद जो बचेगा तब जाके ये किसी कार्य में लगाएगा। ठीक है ना, वही उसकी आंतरिक ऊर्जा हो गई। और डब्लू है मशीन द्वारा किया गया कार्य। जैसे आप गाड़ी को देखे होंगे, इंजन होता है, तो इंजन में जब हम उष्मा देते हैं तो उसके जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं वो तब तक हीट होगा जब तक उसके टोटल पार्ट आंतरिक ऊर्जा ना ले लें। जब आंतरिक ऊर्जा ले लेंगे तब जाके वो काम उस उष्मा को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग सुने होंगे कि कहते हैं ना कि मशीन जब गर्म हो जाएगी तब जाके अच्छा काम करती है। जैसे हम लोग बुलेट चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, पहले थोड़ा सा गर्म होता है, उसके बाद हमारी गाड़ी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यानी काम करती है। ठीक है ना। अगला है, इसका एक उदाहरण और समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी मान लीजिए जैसे कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, तवा, इस तवा से जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें हम क्या देते हैं, उष्मा देते हैं। तवे को जब उष्मा देते हैं तो तवे के जो आंतरिक कण होते हैं, आंतरिक ऊर्जा होती है, यानी वो तवा तब तक गर्म होगी जब तक उसके आंतरिक ऊर्जा यानी आंतरिक कण गर्म ना हो जाए। ठीक है ना। अब जब वो गर्म होंगे तभी तो वो काम करेगा, यानी तभी तो बाहरी उष्मा देगा। जब हम पहली रोटी तवे पे रखते हैं तो पहली रोटी को पकने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद जब वो तवा टोटली हीट हो जाता है तब जाके हमारी रोटी क्या करेंगे, बहुत कम टाइम में फटाफट क्या होता रहता है, मतलब पकता रहता है। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। किसी उष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से कार्य में या अन्य ऊर्जा में परिवर्तन संभव नहीं है, अर्थात उष्मा गति का दूसरा नियम किसी उष्मा गति चक्र को दी जाने वाली संपूर्ण ऊर्जा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं करती है, यानी परिवर्तित करना असंभव है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी उष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से कार्य में या अन्य ऊर्जा में परिवर्तन करना संभव नहीं है। इस नियम को बताया था केल्विन प्लांक ने कहा था कि हम कोई भी ऐसा तंत्र नहीं बना सकते हैं जिसे हम संपूर्ण उष्मा को दे रहे हैं और वो उस उष्मा को, पूरे उष्मा को किस में कन्वर्ट कर दे, कार्य में। ठीक है ना। वो अपना आंतरिक लॉसेस जरूर करेगा, उसके अंदर जो उष्मा होगी कुछ उष्मा लॉस जरूर होगी। जैसे कल्पना करिए कि कोई बल्ब है, बल्ब को अगर हम बिजली दे रहे हैं, जब बिजली देंगे तो बिजली देने के बाद देखिए, मान लीजिए हम उसको 100 वाट की बिजली दे रहे हैं, तो क्या वो टोटल ऊर्जा को कन्वर्ट कर देगा? नहीं कर पाएगा। कुछ प्रकाश के रूप में कन्वर्ट करेगा,
और कुछ हीट के रूप में कन्वर्ट करेगा, लेकिन टोटल को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आंतरिक जो एनर्जी होगी तो उसमें कुछ नष्ट होगी, उसके बाद ही वो क्या करेगा, आपको कार्य करेगा। ठीक है ना। अर्थात हम इस तरह बोल सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि हम चाहें कि कोई ऊष्मा ऊर्जा पूर्ण रूप से अर्थात 100% यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, ये असंभव है, यानी ये संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई पवन चक्की है, ठीक है, पवन चक्की है, उस पर हवा के झोंके जाते हैं, तो ये जब चलता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, यांत्रिक, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पुली लगाकर, सॉफ्ट लगाकर हम क्या करते हैं, डायनेमो को घुमाते हैं। तो डायनेमो को घुमाते हैं तो डायनेमो से हमें क्या मिलती है, बिजली, यानी यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये 100% यांत्रिक ऊर्जा को 100% बिजली में नहीं कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना कुछ इसकी एनर्जी ऊष्मा बीच में लॉस हो जाएगी। ओके, यही ये दूसरा नियम कहता है। ठीक है ना। और इसी दूसरे नियम से हमारा ये तीसरा ऊष्मागतिकी का 0वां नियम बना हुआ है। या हम ये बोल सकते हैं, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लासियस। उन्होंने बताया था कि बिना बाहरी ऊर्जा दिए ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ठीक है ना। यानी जब तक हम बाहरी ऊर्जा ना दे दें तो जो ठंडी मान लीजिए ये हमारा ठंडा वस्तु है और ये हमारा गर्म वस्तु है, तो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक ऊर्जा कभी नहीं जाती, गर्म वस्तु से ठंडी की तरफ आती है, और तब तक आती है जब तक इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है ना। और वही नियम है हमारा 0वां नियम। यह कहता है कि अगर कोई वस्तु ए है और कोई वस्तु बी है, इनके टेम्परेचर आपस में बराबर हैं, तो तीसरा जो वस्तु सी होगा, तो इनके दोनों टेम्परेचर आपस में बराबर हैं, तो तीसरे का टेम्परेचर भी इन दोनों के बराबर है, तो इनके अंदर यानी इन तीनों से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, यानी तापांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी तापों का जो अंतर होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं कि दो वस्तुएं जो तीसरी वस्तु के तापमान में समान है, तो वे परस्पर तापमान में समान होती हैं। ठीक है ना। यही कथन हमारा ऊष्मागतिकी का 0वां नियम कहलाता है। ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला आपका है ऊष्मागतिकी निकाय, यानी ऊष्मागतिकीय तंत्र। तो ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग जितना मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जितनी हेडिंग है यहाँ पे, आप इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है ना, नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया एकदम बेसिक भाषा में, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो जो चीज़ें आपको ना समझ में आई तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा ऊष्मागतिकी निकाय। ठीक है ना।